हेलो बिड़ू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? मस्त से होंगे, खुश से होंगे। तो हम फिर से आ गए हैं फिजिक्स क्लास, और हम क्या पढ़ रहे थे? कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ रहे थे? कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे हम लोग। और कूलम्ब्स लॉ में हमने बहुत कुछ देखा था। क्या क्या देखा था? क्वांटाइजेशन, कूलम्ब्स लॉ कहाँ से आया, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस क्लास में देखा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही होता है ना? क्या होता है ना? हाँ सर, होता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप लोग कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ क्या? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, जो भी बोलो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या मीडियम किसी का, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या मीडियम किसी का डायमेंशन क्या होगा? तो मतलब जो फ्री स्पेस का डायमेंशन होगा वो किसी मीडियम में भी वही डायमेंशन होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, नहीं ना? ओके, क्या होगा? चेंजिंग नहीं होगा। और वो क्या होगा? डायमेंशन। डायमेंशन जो होगा बउआ, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे चलते हैं, फोर्स के फार्मूला पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूला पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, तो यही होता है। अब हमको देखिए, ये जो ई आर होता है, ई आर जिसको क्या कहते थे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कुचालक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर को, ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या होता है? ये होता है मीडियम का परमिटिविटी और फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो दो, ऊपर भी परमिटिविटी, नीचे भी परमिटिविटी, ऊपर भी परमिटिविटी का यूनिट, नीचे भी परमिटिविटी का यूनिट यूनिट कट गया, नो यूनिट, ठीक है। तो हमको यहां किसका बताना है? इस एप्सिलॉन का परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन बराबर यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हैं फोर्स 4 एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2, यही लिख सकते हैं। और ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। 4 पाई का यूनिट होता है बक्सर, यूनिट इसका कहाँ होता है? एप्सिलॉन आर का यूनिट होता है बक्सर, इसका नहीं होता है। तो एफ का यूनिट एन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, ठीक लिखे हैं? नहीं सर, ठीक नहीं लिखे हैं, मिस्टेक कर दिए सर, मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक कर दिए सर। फिर से लिखते हैं, देखिएगा।
क्या लिखेंगे, 1 मिनट, ये जब इधर आएगा, ठीक है, ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन R बटा R स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। क्या आएगा, Q1 Q2, ये उठ के यहां चला जाएगा, F उठ के यहां आ जाएगा, कहेगा कि हम अपने दोनों जगह को चेंज कर लेते हैं, एप्सिलॉन उठ के यहां और F घसक के यहां आ जाएगा, एप्सिलॉन उठ के यहां, F घसक के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये क्या, कूलम्ब स्क्वायर C कूलम्ब स्क्वायर, F का न्यूटन और R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, यही यूनिट है क्या, कहां पे, ये देखिए सेम यूनिट है, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, तो ये तो यूनिट हुआ सर, लेकिन इसका बताना है डायमेंशन, तो डायमेंशन बताने के लिए क्या करोगे कि कूलम्ब का डायमेंशन क्या होता है सर, तो कूलम्ब का डायमेंशन होता है एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर इंटू टाइम स्क्वायर एंड स्क्वायर। ये न्यूटन का क्या होता है, तो MLT -2 फोर्स का MLT -2 अब मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, डिंग 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 हो गया, डिंग हो गया। देखिए इसको मिटा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, अब इसको लिख दीजिए, लिखिए ना जी, M ऊपर जाएगा, यस सर जाएगा, तो जाके M माइनस हो जाएगा, ठीक है, T स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर M -1, T माइनस ऊपर जाएगा, पहले से 2 गो ऊपर है, ऊपर जाएगा तो T4, L यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1, 3 गो, और जब ऊपर जाएगा तो L -3, ये हो जाएगा डायमेंशन, किसका डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा, A स्क्वायर M -1 T के 4 L के पावर -3। अब पूछोगे सर MLT -2 फोर्स का कैसे लिख दिए सर, तो फोर्स का ऐसे लिख दिए बउआ, फोर्स का यहां पे देखो लिख रहे हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, S/T स्क्वायर, तो M S का L और टाइम का T -2, ये हुआ फोर्स का, वही उठा के यहां पे रख दिया हूं, वही मास का डायमेंशन M, लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन T, चार्ज का डायमेंशन AT। फर्स्ट क्लास में ही मैं बता चुका हूं कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT, ठीक है। तो यदि इसको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ये है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखा है, इसको फार्मूला लिख दिया, फार्मूला से ये लिखा, अब Q1 का कूलम्ब, Q1 Q2 का भी कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब का क्या होता है AT स्क्वायर, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, फोर्स का लिख दिया, पुट कर दिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, मजा आया। अब आगे देखते हैं, और चीज देखेंगे, बहुत चीज देखेंगे और लेंगे मजा, तो रेडी हो आप लोग लेने के लिए मजा, फिजिक्स में मजा, हाउ टू टेक मजा इन फिजिक्स, ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, परमिटिविटी बोलेंगे या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ किसका, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल,
material is greater than 1, ऑलवेज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है मतलब ER ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। किसका? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि आपको ये पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर कितना होता है? इनफाइनाइट। ओके, तो मजा आया। ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बोर्ड के एग्जाम में, जेईई मेंस में आपको डायरेक्ट इसका यूज आप ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ नॉन कंडक्टर ग्रेटर देन 1 और कंडक्टर इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। किसका? कंडक्टर का। क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इसका कुछ कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूं। कंपैरिजन करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। मैं एक ग्राफ आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप बताइए, ये फोर्स एंड ER के बीच में ग्राफ, फोर्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में ग्राफ कैसा होगा? रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होगा, उसके अनुसार फोर्स कैसे चेंज होगा? रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार फोर्स कैसे चेंज होगा? तो उसके लिए पहले फार्मूला लिख लो। ग्राफ बनाने से पहले क्या लिखो? फार्मूला। तो क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हमको इसमें और इसमें ग्राफ बनाना है, तो इस सारे चीज को मान लो कांस्टेंट। जिसमें ग्राफ बनाना है उसको रहने दो और बाकी चीज को मान लो कांस्टेंट और बना दो ग्राफ। कितना इजी है? जिसको बनाना है उसको रखो, जिसको नहीं बनाना उसको मान लो कांस्टेंट कुछ देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? बोलिए आप लोग। ये जो होगा F, इसके बीच में हमको ग्राफ बनाना है F एंड ER, और इसमें रिलेशन कैसा है? इनवर्सली रिलेशन है रिलेटिव परमिटिविटी और फोर्स में, और इसी का हमको ग्राफ बनाना है। तो पहले खींचेंगे लाइन, एगो वर्टिकल एगो हॉरिजॉन्टल, ऊपर शो कर देंगे फोर्स और यहां शो कर देंगे ER। ठीक है, अब देखो जब ER को F में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या होगा? 1। एक चीज यहां से देखना, ER इंटू F ऑलवेज 1 होगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। देखो ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब एक बढ़ रहा है तो यदि एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो उसके लिए तुमको बनता है ग्राफ हाइपरबोला। जब हमें अब कोई भी ग्राफ आ जाए,
कोई भी ग्राफ आ जाए जिसमें कांस्टेंट 1 हो, जिसमें कांस्टेंट यदि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के बराबर आ रहा है, टेंड्स टू 1 आ रहा है, तो उसका ग्राफ ऑलवेज दिमाग में सेट कर लो, वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्या होगा ग्राफ उसका, हाइपरबोला होगा। जब भी दो चीज में ग्राफ बनाना है और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट 1 के बराबर आए, कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट 1 के बराबर, तो जब भी 1 के बराबर आए तो समझ जाओ कि उसका ग्राफ जो बनेगा हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। समझे, क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें कि मैं और भी आप पे मेहनत करूं और भी कंसेप्ट लाऊं। ठीक है, तो इसके बाद मेरा बचा है, इसके बाद मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, लेकिन प्रीवियस इसको अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इसका कंपैरिजन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर, जो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।